Okay, hello everybody. So today finally we are starting with resources and development and आज की क्लास में we will देखो resources and development जो है मैंने डिसाइड कर लिया है 4 क्लासेस लगेंगी resources और development को ख़त्म होने के लिए। 3 क्लासेस में मैं चैप्टर ख़त्म कराऊंगी और जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं मैथ और क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, तो 4 क्लासेस लगेगी टोटल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट को ख़त्म होने के लिए। एक्चुअली द थिंग इज़ कि ज्योग्राफी जो होती है वो इतना ईजिली याद नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है। मैंने तीनों क्लासेस में जो भी पढ़ाऊँगी तो वो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि एक दिन में उतना ही पढ़ाऊँ जितना आप लोग को याद रह सके। ठीक है, बिकॉज ज्योग्राफी मतलब ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है एंड सबसे बड़ा चैप्टर है ज्योग्राफी में। ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को ट्रिकी लगता है। ठीक है, तो ऑल्सो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखी हैं, तो आप लोग को मेक श्योर करना है जब आप लोग उनको पढ़ें तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ें। ठीक है, एंड इस चैप्टर को 4 क्लास लगेंगी, दैट मैंने आप लोग को बता दिया। एंड 4 क्लासेस क्यों, क्योंकि देखो ये चैप्टर सबसे पहले तो यार बड़ा है एंड उसके बाद मेरे को मैप के लिए देखो मैप में एंड में नहीं कराने वाली, जो चैप्टर होगा उसी के साथ मैप कराऊंगी। तो मैप के लिए मुझे अलग से क्लासेस नहीं लेनी है, मुझे उस चैप्टर के साथ ही कराना है। तो 4th क्लास में वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड मैप्स एंड बीच में दैट इज़ जो स्टार्टिंग की तीन क्लासेस होगी उसमें मैं कोई क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, होपफुली, बट अगर किसी क्लास में इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं डिस्कस कर भी सकती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यूजुअली 5-6 मार्क्स का आता है आप लोग के CBSE बोर्ड एग्जाम्स में। एंड मैप भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एक ही मैप है इस चैप्टर में सॉइल टाइप्स का। ओके, ऑल्सो आप लोगों ने अगर अभी तक आई डोंट नो यार, लिटरली मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, अगर किसी ने भी फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग ख़त्म नहीं करा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड इट फ्रॉम NCERT। यार एक बार आप लोग को रीडिंग ही लगानी है बिकॉज सब चीज़ें मैंने समझा दी हैं। ठीक है, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो मैंने आप लोग को बताया था गूगल पे सर्च कर लीजिए फेडरलिज्म NCERT, पावर शेयरिंग NCERT, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट NCERT। तो अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग एक बार अपने फ़ोन में PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना, बट एक बार रीडिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, इको ही क्यों ना हो, ज्योग्राफी हो, DPO, कुछ भी हो, जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया उसकी आप लोग को रीडिंग लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लॉट ऑफ पीपल स्किप दिस स्टेप एंड उसके बाद एंड में आप लोग को बाद में जब आप लोग एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे या फिर जब आप लोग के स्कूल खुल जाएंगे तब ये चीज़ें पढ़ोगे तो तब आप लोग को ये चीज़ें याद नहीं आएंगी, राइट। अगर आप लोग अभी रीडिंग नहीं लगाओगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग रीडिंग लगा लिया करो। एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में तो स्पेसिफिकली रोज़ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना रीडिंग लगा लेना, बिकॉज आप लोग यू आर स्मार्ट पीपल, यू आर इन क्लास 10th, आप लोग 9th पढ़ के आए हैं तो यू नो कि क्या होता है ज्योग्राफी में। एंड में आप लोगों ने दिए होंगे 9th के एग्जाम्स, तो आप लोग को पता होगा कि एंड में चीज़ें याद नहीं आती है ज्योग्राफी में और एंड में सब कुछ पाइल अप होता जाता है और फिर आप लोग एग्जाम टाइम पे ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप लोग अभी साथ के साथ पढ़ोगे तो ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड तक आपकी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ मैं सिर्फ यही अपील करूँगी कि सब बच्चे हर रोज़ अब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो हर रोज़ पढ़ें, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, 3 क्लासेस में चैप्टर ख़त्म होगा तो डेली का डेली मैं जितना भी पढ़ाऊँगी प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग डेली उतना पढ़ें। ठीक है, घर पे। ओके, क्लास अटेंड करने से सिर्फ कुछ नहीं होता जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ते। ओके, वन लास्ट पॉइंट कि देखो क्लास तो सब अटेंड करते हैं, ठीक है, बट अगर जो पढ़ता है अगर जो एक्चुअली SST को घर पे पढ़ता है दैट्स व्हाट क्रिएट डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्लास में सबको समझ आता है, ठीक है, मैं इस वे में पढ़ाती हूँ कि सबको समझ आए, तो क्लास में सबको समझ आता है, बट जो बच्चा घर पे वही चीज़ पढ़ता है मार्क्स उसी के आते हैं। ठीक है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग। जो भी मैंने रोज़ का रोज़ पढ़ाया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई मैंने जो रोज़ का रोज़ पढ़ाया उसको घर पे बैठ के रट्टा मारो, पूरे पॉइंट्स रट लो, नहीं। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने समझाया वो आप लोग को सिर्फ एक बार रीड करना है और समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, सो नाउ फाइनली लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके ओके, फर्स्टली तो आप लोगों को रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताई गई है अपने चैप्टर में। रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या हैं, राइट। ऐसी सारी चीज़ें जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और वो सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स भी सेटिस्फाई करती हैं, उनको बोलते हैं रिसोर्सेज, राइट। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, वाटर, ये सारी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है और ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स भी पूरी करती है। अब नेचर में तो माउंटेन्स भी प्रेजेंट है, बट क्या माउंटेन्स ह्यूमन बीइंग्स की कोई नीड्स पूरी करते हैं? नो, राइट। अच्छा, माउंटेन से कभी कभी कुछ
निकाला जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मिनरल्स निकाले जा सकते हैं, इस एस्पेक्ट में ह्यूमन बींग्स की नीड्स पूरी करती है। बट डायरेक्टली माउंटेन्स क्या कोई ह्यूमन बींग्स की नीड्स पूरी करते हैं? नो। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स क्यों है? क्योंकि पॉइंट नंबर 1 वो नेचर में प्रेजेंट है, एंड पॉइंट नंबर 2 वो ह्यूमन बींग्स की नीड्स भी पूरी करता है। तो 2 पॉइंट होने चाहिए, एक तो वो चीज़ नेचर में प्रेजेंट होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2 इज वो चीज़ ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरी करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, सारे के सारे मिनरल्स। ओके, नाउ कम्स 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं आप लोग की बुक में। फर्स्ट वर्ड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकेंड वर्ड इज इकोनॉमिकली फीजिबल, एंड थर्ड वर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, नाउ अब इसको आप लोगों को एक सीक्वेंशियल मैनर में याद करना है। पॉइंट नंबर 1 शुड ऑलवेज बी इकोनॉमिकली फीजिबल, पॉइंट नंबर 2 शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, एंड पॉइंट नंबर 3 शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिकली का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, राइट। एंड फीसिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को इजीली या फिर कन्वीनियंटली कर लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फीजिबल का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई रिसोर्स तुम लोग नेचर से निकालने जाओगे, या फिर जब भी कोई रिसोर्स हम लोग नेचर से निकालने जाएंगे, तो वो इजीली निकल जाए, इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाए और ज़्यादा पैसे उसमें खर्च ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि कोल को निकालने का कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है। कोल को अगर निकालने का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा हो गया तो फिर वो कोल बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जितना उसका यूज़ है उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस ही हो जाएगी, ठीक है। तो जब कोई भी रिसोर्स निकाला जाता है अर्थ की क्रस्ट से या फिर कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये मेक श्योर किया जाता है कि वो रिसोर्स इकोनॉमिकली फीजिबल हो। दैट इज़ उस रिसोर्स को अर्थ से जब एक्सट्रैक्ट करें या फिर कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 2 is technologically accessible. Okay, what does technologically accessible means? देखो, एक बार उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया अर्थ की क्रस्ट से, उसके बाद क्या करना है? उस रिसोर्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो जब उस रिसोर्स को यूज़ किया जाता है तब ये मेक श्योर किया जाता है कि उस रिसोर्स को यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में मैं गई और मैंने प्रॉपरली जो कोल या फिर कुछ भी रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने मेक श्योर किया कि वो जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, रिसोर्स, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट वो रिसोर्स जो है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि जब मैं उस रिसोर्स को यूज़ कर रही हूँ या फिर उस मटेरियल को यूज़ कर रही हूँ तो वो चीज़ किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के इमोशंस, किसी का रिलीजन, किसी का कल्चर हर्ट ना करे, ठीक है। वो चीज़ जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो कोई भी हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, किसी का भी रिलीजन, कल्चर कुछ भी हर्ट ना हो, किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इस चीज़ को बोलते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या होता है कि अगर मैं हिंदूज और मुस्लिम्स की बात करूँ, राइट, तो मुस्लिम्स ईट मीट, ठीक है, वो लोग मीट खाते हैं, एंड कभी कभी वो लाइक दे ईट काउ, बट ये चीज़ काओ को मार के उनका मीट बना के खाया जाता है इन मुस्लिम्स, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ हिंदूज़ के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो दिस थिंग इज़ नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल फॉर हिंदूज़, राइट। तो यही चीज़ होनी चाहिए कि जब कोई भी रिसोर्स यूज़ हो रहा है तो वर्ल्ड का कोई भी रिलीजन, कोई भी सेंटिमेंट, कुछ भी हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को रिसोर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई, मैंने आप लोग को बताया कि ऐसी जो भी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाई। अब आप लोग की बुक में एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिसन, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर से इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं जो कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोल एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, नेचर में कोल प्रेजेंट है और मेरे को कोल एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं किसकी मदद लूंगी? टेक्नोलॉजी की मदद लूंगी। कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद लूंगी? कन्वेयर्स, ड्रैग लाइंस, इन सब की हेल्प से मैं कोल को एक्सट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, तो मैंने टेक्नोलॉजी की मदद ले ली कोल को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, अब क्या होगा, जो कोल मेरे पास आएगा बन के, उस कोल से मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है और बहुत अच्छी अच्छी डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनानी है। ठीक है, मैंने वो बिल्डिंग्स बना दी। अब वो बिल्डिंग के बनने से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और उस बिल्डिंग के बनने में क्या यूज हो रहा है? कोल यूज हो रहा है, राइट। तो आपने ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप देख ली कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचर से इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट में काम आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो सारे इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं, राइट। अब आप लोग की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, दैट इज रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, अब आप लोग की बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि रिसोर्स जो हैं एक फ्री गिफ्ट हैं जो कि नेचर ने दिया है? ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो कि उस रिसोर्स को यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की स्किल ही है जो कि उस रिसोर्स को वेस्ट से अपने काम की चीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग्स डिस्कवर नहीं करते कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, डीजल से गाड़ी चलती है, तो पेट्रोल तो ऐसे ही पड़ा रहता, कोई पेट्रोल को यूज ही नहीं करता। ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग्स ने अपना दिमाग लगा के, अपनी स्किल लगा के ये डिस्कवर किया कि भाई पेट्रोलियम से गाड़ियां चल सकती है, व्हील्स चल सकती हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तभी वो सारे रिसोर्सेज थोड़े यूजेबल फॉर्म में आए। ठीक है, तो आप लोग की बुक में यही बताया हुआ है कि रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, ह्यूमन बीइंग्स खुद ही सबसे असेंशियल रिसोर्स हैं जो कि जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में उसको यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं अपनी स्किल्स से। ओके, नाउ 4 बेसिस होते हैं जिनके ऊपर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। ओके, basis number 1 is on the basis of origin, next is on the basis of exhaustibility, next is on the basis of ownership, and next is on the basis of status of development. Okay, on the basis of origin resources को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। नाउ फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास लाइफ हो उनको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। ठीक है, ये सब जो हैं इन सब के पास लाइफ होती है, जीते हैं ये सब, और इसलिए इनको बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज एबायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे सारे रिसोर्सेज जिनके पास कोई लाइफ नहीं होती और वो नॉन लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है रॉक्स और मेटल्स। ओके, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में आप लोग की बुक में एक चार्ट बना हुआ है, मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। नाउ सी, दिस इज द चार्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज 2 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे सारे रिसोर्सेज जो कि रीन्यू हो सकते हैं उनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यू वही रिसोर्सेज हो पाएंगे या तो जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल सनलाइट है, ठीक है, वो कितनी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, रोज आती रहती है, तो इसको बोल सकते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। या फिर फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, वाटर है तो रेगुलर इंटरवल्स पे रेन आती रहती है, तो इस तरीके से जो वाटर है वो भी रीन्यू हो सकता है। तो किसी भी प्रोसेस से, अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या फिर मैकेनिकल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से अगर कोई रिसोर्स रीन्यू हो सकता है और रिप्रोड्यूस हो सकता है, उस रिसोर्स को बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। ओके,
रीन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सोलर एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। एक्चुअली में वो तीन टाइप में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूस, सेकेंड इज फ्लो एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल। मैंने आप लोग को बताया कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सब भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनके पास लाइफ हो, ठीक है, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आता है कंटिन्यूस रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि कंटिन्यूसली अवेलेबल हों, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनको बोलते हैं कंटिन्यूस रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि लिक्विड फॉर्म में हो और फ्लो हो सकते हों, उनको बोलते हैं फ्लो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, नाउ कम्स नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बहुत टाइम लगाते हैं बनने में। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज रिसाइक्लेबल एंड सेकंड इज नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है, ऐसे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि रिसाइकल हो सकते हैं उनको बोलते हैं रिसाइक्लेबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल के कैन्स होते हैं, उनको फेंक दिया जाता है, उसके बाद वापस से किसी और फॉर्म में, किसी और शेप में आ जाते हैं। ठीक है, नॉन रिसाइक्लेबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि मिलियंस ऑफ ईयर लगाते हैं फॉर्मेशन में और वो रिसाइकल भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल है, एक बार मैंने कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, उसके बाद वो कोल रिसाइकिल नहीं हो सकता, राइट? तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं दे कम अंडर नॉन रिसाइक्लेबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, नाउ कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है रिसोर्सेज चार पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, थर्ड इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअल ओन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स। अगर मैं विलेजेस की बात करूं तो फार्मर्स जो हैं उनके पास बड़े बड़े लैंड्स होते हैं। अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूं तो अर्बन लोगों के पास कुछ हाउसेस होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअल लोग ओन करते हैं उनको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नाउ कम्स कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि सारी कम्युनिटी के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कुछ पब्लिक पार्क्स होते हैं, कुछ पिकनिक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, ये सबके सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी का कोई भी मेंबर वहाँ पर आ सकता है। ओके, प्लेग्राउंड्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में, वो सबके सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आते हैं। नाउ कम्स नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे सारे रिसोर्सेज जो कि उस नेशन में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कहीं अगर गवर्नमेंट को रोड बनानी है, ठीक है, और बीच में कई लोगों के घर आ रहे हैं, ठीक है, कई लोगों की दुकानें आ रही है, तो उन सबको तोड़ दिया जाता है। आजकल मेट्रो का बहुत काम चल रहा है, ठीक है, तो मेट्रो को बनाने के लिए बीच में बहुत सारे लोगों के घर आए थे, बहुत सारे लोगों की दुकानें आई थी, तो उन सबको तोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसा बोला गया कि चाहे वो कोई भी ओन कर रहा हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल भी ओन कर रहा हो, बट उससे ऊपर भी सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं एक कंट्री के, वो गवर्नमेंट ओन करती ही है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को कुछ भी बनाना हो, मेट्रो, रोड्स, कुछ भी बनाना हो, तो गवर्नमेंट के पास पूरी परमिशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की दुकानें, घर, कुछ भी तोड़ने की, क्योंकि जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज पूरी कंट्री में है, वो गवर्नमेंट ओन करती ही है। गवर्नमेंट के पास लीगल पावर्स होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर करने के, जब गवर्नमेंट को कुछ काम होता है। ओके, जितने भी मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड रिसोर्सेज, जितने भी पूरी कंट्री में हैं, सबके सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा 22.2 किलोमीटर तक का एरिया कोस्ट से, ठीक है, ये भी पूरा का पूरा नेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। ओके, नाउ कम्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे सारे रिसोर्सेज जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो ओशनिक एरिया है वो पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, और कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री का उस पर राइट नहीं है। अगर किसी कंट्री को वहाँ से पानी चाहिए और उसको यूटिलाइज करना है
तो उस कंट्री को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछना पड़ेगा। ओके, नाउ कम्स द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। फर्स्ट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में फाउंड होते हैं और उनके पास पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेस्टर्न इंडिया की बात करूँ, लाइक राजस्थान एंड गुजरात, उस एरिया में बहुत पोटेंशियल है कि वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है, ठीक है, बट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप अभी तक हुई नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड इज द डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको ढंग से आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सबको डिटरमाइन कर दिया गया है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, राइट। पॉइंट नंबर 3 इज स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रेजेंट तो हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस को पता नहीं है कि उसको कितनी अच्छी तरीके से और कैसे यूज करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉक। आप लोग की बुक में लिखा हुआ है ऐसे मटेरियल्स जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उनके पास पोटेंशियल है ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने का, बट ह्यूमंस को पता ही नहीं है उनको कैसे यूज करना है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमंस को पता तो था एटलीस्ट कैसे यूज करना है। स्टॉक में ह्यूमंस को पता ही नहीं है कि उन रिसोर्सेज को एग्जैक्टली यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O, राइट, एंड हाइड्रोजन से बहुत अच्छे अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, बट ह्यूमंस को पता ही नहीं है कि H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करें, राइट। लास्ट इज रिजर्व्स जो होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर ह्यूमंस को पता तो है कि भाई उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, बट उनका जो यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज़ हुआ है, जबकि ह्यूमंस को पता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये बिलीव किया जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट है, बट कुछ लोगों ने उसको इतना बुरी तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि अब जो रिसोर्सेज की हालत है वो अच्छी नहीं है। तो आप लोग की बुक में 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताई गई है रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है कुछ लोगों की ग्रीड्स और कुछ लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज रिसोर्सेज का एक्सेस कुछ ऐसे हाथों में आ जाता है कि बेसिकली सोसाइटी जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, रिच और पुअर, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि वो जो रिच लोग हैं जिनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस आ गया, फॉरेस्ट का एक्सेस आ गया, इन लोगों ने पूरे फॉरेस्ट काट दिए, अब उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी कम्युनिटी को झेलने पड़ेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 3 इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कि रैंडमली कर देना बिना कुछ सोचे समझे, राइट। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हुआ कि ग्लोबली इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गए, ठीक है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन हो गया, ओके। ये जो टॉपिक था ये ऐसा था कि बेसिकली मैंने आप लोगों की बुक में से एनसीईआरटी बुक में से डायरेक्टली आप लोग को पढ़ के समझाया है, क्योंकि आप लोगों को यही 3 पॉइंट्स एग्जाम के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे, ओके। नाउ कम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट और एजेंडा 21 के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। नाउ अ वर्ड कम्स विच इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना, देखो एक फैक्ट है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस तो कभी रुक नहीं सकता, ये चीज़ आप लोग की इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी बताई हुई है। अगर जिसने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है।
तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो तो हमेशा चलता ही रहता है, राइट। डेवलपमेंट कभी रुक नहीं सकता, बट डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज हार्म ना हो, डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट हार्म ना हो, और डेवलपमेंट भी चलता रहे, एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो। अगर एनवायरनमेंट हार्म नहीं होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पड़े रहेंगे, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज रखना और इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि अभी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ना हो, ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करो, हिसाब से यूज़ करो, ठीक है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अगर रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ करोगे तो कम रिसोर्सेज यूज़ होंगे और तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। तो आप लोग की बुक में एक लाइन दी हुई है कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप लोग की बुक में रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में बताया गया है। जून 1992 में 100 स्टेट्स के जो हेड है वो ब्राज़ील में मिले थे रियो दे जेनेरियो में। वहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी और वहाँ पर नेचर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था, ठीक है। वहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया था कि सडन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उस समिट के अंदर अर्जेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातें डिस्कस करी गई थी, ओके। तो वहाँ पर उन सब लोगों ने, जितने भी 100 लीडर्स आए थे, उन सब लोगों ने एक एजेंडा साइन किया था, दैट इज़ एजेंडा 21, ठीक है। उस एजेंडा में ये बोला गया था कि सारे जो स्टेट्स हैं वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, और उस एजेंडा में ये भी बोला गया था कि पॉवर्टी, डिजीजेस, एनवायरमेंटल डैमेज, इन सब को हटाएंगे, ओके। उस एजेंडा 21 के अंदर ये भी बोला गया था कि जितने भी 100 हेड्स आए हैं सारे स्टेट्स के, वो अपने अपने स्टेट्स में भी अलग से लोकल एजेंडा 21 लगाएंगे, जिसके अंदर वो अपने स्टेट्स के लोगों को बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग हर जगह बहुत ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग, एंड रिसोर्स प्लानिंग से वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही था, एंड मैंने स्टार्टिंग में बहुत लंबा लेक्चर दे दिया है कि आप लोग को क्यों डेली का डेली पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जितना भी मैंने आज पढ़ाया आप लोग वो रीड कर लें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड हैव अ नाइस डे। बाय।